हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें ज्यामितीय निर्देशांक है। इस चैप्टर में भी हम लोग उसी तरह से पढ़ाई करेंगे जिस तरह से हमने पिछले 6 अध्याय में बेसिक और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का हो या आगामी एग्जाम के लिए हो, सबको मैंने देखा। उसी प्रकार से हम लोग इस क्लास में भी कुछ प्रीवियस ईयर पहले बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो मैंने जैसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर एक पार्ट में नहीं हो पाता है तो दूसरा पार्ट निश्चित ही आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और पूरा पढ़ा करें, ताकि आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आए और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो हम लोग आज स्टार्ट तो करेंगे ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग अगर वीडियो वॉच करते हैं तो एक लाइक कर दिया कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो और समझ में भी आ रहा हो और आप अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड हो वो सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो हम लोग आज अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले निर्देशांक है क्या, ये देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई कंट्रैक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग पहले भी एक्सरसाइज 3 में हम लोग ऐसा चीज़ पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम ग्राफ पढ़ रहे थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। वहाँ पे जहाँ पे 2 रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं, इसको भी कहते हैं माइनस एक्स अक्ष ही कहेंगे, क्योंकि ये पूरा सीधा जो क्षैतिज रेखा ये क्या कहलाती है? अक्ष अक्ष कहलाती है। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधा एक बांस की तरह खड़ा है, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ये हो गया माइनस वाई अक्ष, ठीक है। ये सब हम ग्राफ में पढ़ चुके हैं। यहाँ जो मूल बिंदु है, तो वाई अक्ष अक्ष के लिए भी 0 होगा और वाई अक्ष के लिए भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे छोटा सा अक्षर में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु, इसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसमें हम जानेंगे। सबसे पहला बात ये जानेंगे कि जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो पॉजिटिव है, उस पहले वाले घर को हम क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रथम इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसके जस्ट आगे आएंगे तो इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो बच रहा आपके लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये इसके क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। पूरे बेसिक से जान रहे हैं
ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। और आप इस चीज को अगर रियली तौर से सही मायने में अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव अगर हल होगा तो कम से कम इस सिर्फ चैप्टर से कम आपको अगर होगा तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव निश्चित हल होगा। ये आप फॉल्स मत समझिए, हम रियली कर रहे हैं। आप क्वेश्चन उठा के देखिए और तो फिर निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन देखिए कितना पूछता है, और वही काम हम लोग करेंगे। अभी पढ़ेंगे और बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, वैसे मैंने जो भी 6 अध्याय पढ़ाया उसमें आप अच्छे ढंग से पूरा वीडियो को वॉच कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप एक भी क्वेश्चन 6 अध्याय, आज 7वां अध्याय स्टार्ट किया मैंने, इससे पहले जो 6 अध्याय स्टार्ट किया मैंने इंड किया, तो उसमें हमें नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको पूरा वॉच करना पड़ेगा और कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा, ताकि जो पहले से पढ़ाई हो चुका है और जो हमने पढ़ा रहा तो उस दोनों में अगर आपको पता है पहले से कि हमने ये पढ़ चुका तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, तो वो आप हेल्पफुल पूरा डबल, एक कहता है कि आम काम गुठली का दाम, उसी प्रकार से हो जाएगा। पहले से आप जानते ही हैं और इस चीज़ को देख के और भी जानकारी आ जाएगी। और आप ये हो जाएगा कि जब आप वीडियो वॉच करते होंगे तब आप जब वॉच करते समय अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पहले से जान रहे हैं तो आप उसको बना लीजिएगा। तो कह दिया नहले पे दहला हो जाना, तो वही बात यहाँ पे भी है। तो हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति का, तो इस बेसिक और जो पार्ट इनके बनेंगे उस पार्ट को आप अच्छे से गौर से ध्यान पूर्वक देखें। फिर आपका एक भी क्वेश्चन, हमें नहीं लगता शायद कि बोर्ड एग्जाम हो या कोई तरह का ट्यूशन में एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बचने वाला। सिर्फ आप गौर से ध्यान से इस चीज को पढ़ें बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें जो यहाँ से यहाँ लेके होता है, ये जो घर है, ये जो आपको घर दिख रहा, ये घर, इसके लिए तो इस घर में देखिए ये अक्ष क्या है, पॉजिटिव है, और ये y क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसका निर्देशांक का अगर जो चिन्ह होगा वह किस प्रकार से होगा, प्लस और प्लस का, ठीक है। क्योंकि निर्देश देखिए, एक सेकंड जस्ट मिनट, यहाँ पे हम लिख दें, अच्छा ठीक, यहाँ पे लिख देंगे हम, तो ये अक्ष भी प्लस y भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यह घर में क्या होगा, कोई भी निर्देशांक आएगा तो वह क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब दोनों का दोनों अंक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आता है बारी दूसरा घर का, ये भी घर उसी प्रकार से है, ये भी देखिए। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि चूंकि, अच्छा थोड़ा सा लिख ही देते हैं ताकि हमको बताने में सही, निर्देशांक जब भी लिखा जाता है तो सबसे पहले अक्ष लिखाता है, उसके बाद y लिखाता है, ये आपको पता है। निर्देशांक, अगर आप निर्देशांक बिंदु का निर्माण आप करते हैं तो सबसे पहले उसमें अक्ष लिखाता है, अक्ष एक्सिस का वैल्यू, और बाद में उसको लिखा जाता है y एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। इस पे हम निर्देशांक का जो बिंदु अक्ष और y है, इस पे थोड़ा सा हम बाद में चर्चा कर लेंगे, जस्ट इसको क्लियर करने के बाद। तो आइए इसी को पहले क्लियर करते हैं। तो ये हम दिखाने का, निर्देशांक दिखाने का मतलब ये था कि अक्ष और y, अक्ष सबसे पहले लिखाता है फिर बाद में y लिखाता है। तो आइए इस घर को अगर देखें तो अगर हम इसका निर्देशांक लिखें तो अक्ष पहले लिखाना चाहिए, तो अक्ष क्या है, पहले माइनस में है, तो ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे, प्लस अक्ष और प्लस y, ऐसा लिखाया जाएगा इसे, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो क्या है, माइनस अक्ष रहने वाला है, पहले अक्ष लिखागा तो माइनस अक्ष हो जाएगा और ये पॉजिटिव y हो जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह रूप में रहने वाला है। अब हम अगर दूसरा घर का बात करें, यानी कि थर्ड घर का अगर हम बात करें, थर्ड घर का,
तो थर्ड घर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। तो इस घर में जो क्वाड्रेंट बने, इस घर में जो निर्देशांक बिंदु बनेगा वह कैसा बनेगा, अक्स माइनस में और वाई भी माइनस में। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखें, हम ये चतुर्थ को घर को भी देख लेते हैं। चतुर्थ घर में भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए अक्स कहाँ है, यहाँ पे है। पहले चूंकि अक्स लिखागा तो अक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये रहा प्लस में, और वाई क्या है, निगेटिव है, तो वाई किस में होगा, माइनस। तो ये आपके चिन्ह याद हो रहना चाहिए कि किस घर में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पहला घर में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस निर्देशांक होना चाहिए, है भी चूंकि दिख रहा है ये है। दूसरा द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस चिन्ह होना चाहिए। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस चिन्ह होना चाहिए। और फोर्थ चतुर्थांश में यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस चिन्ह होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि अक्स प्लस होना चाहिए और वाई माइनस होना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आएगा, अब हम लोग भी ट्राई करेंगे, इस पे 2-4 बना लेंगे और जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो जाएगा समझने में। तो हमने ये बात कर ली चतुर्थ चतुर्थांश का। कहीं कहीं आप देखेंगे कि चतुर्थांश को क्या लिखता है, पाद लिखता है। चतुर्थांश को कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देता है, चतुर्थांश को ही ना लिख के पाद लिख देगा। चतुर्थांश को क्या लिख देगा, पाद लिख देगा। किस पाद में स्थित है, तो ये आप लोग ये समझेंगे कि जो लिखा है चतुर्थांश के जगह पे पाद लिखा है वह चतुर्थांश का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन यही है, चतुर्थांश की जगह पे ये लिख देगा बस। चलिए आगे निर्देशांक पे जाने थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग निर्देशांक पे ये लिखे हैं, पहला बात जो लिखे हैं हमने अक्स लिखा है। पहले क्या लिखा मैंने, इस बिंदु में सबसे पहले मैंने लिखा अक्स, फिर लिखा वाई, ठीक है। इसका जो निर्देशांक, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक बिंदु बनता है वह सबसे पहले अक्स लिखाता है और अक्स के बाद क्या लिखाता है, वाई। तो अक्स जो बिंदु है, अक्स जो संख्या, अक्स जो अक्स किसी पे भी कटे, अक्स जो अक्स कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई जो अक्स होता है, वाई अक्ष जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। इसी को आप अच्छे से लिख लीजिए, अक्ष अक्ष कहलाती है ये, और ये क्या कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है। क्लियर है। आप लोग इस यहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जस्ट जितना अभी बताया गया आपको, इतना को ही आप सही से कर लिए ना, तो आपको 2 नंबर कम से कम मिलेगा, ठीक है। कभी कभी बिंदु निर्देशांक दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं यहां से, ठीक है। 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं जितना हम पढ़े। आइए एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। बिंदु 5x + 7 किस चतुर्थांश में स्थित, चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा कि बिंदु 2,5 में भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, और जो बात लिखना है वो बाद में लिखेंगे, पहले इस दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया इसने, बिंदु या निर्देशांक यहाँ पे लिखा रहेगा, आमतौर पे बिंदु ही लिखा रहेगा। बिंदु -5 और +7, प्लस नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए बताइए, अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे प्लस नहीं है तो भी तो आपको मानना पड़ेगा इसको प्लस ही, मानेंगे, जरूर मानेंगे। यहाँ पे कौन सा चिन्ह अंकित है, देखिए पहले है माइनस और फिर है क्या चीज, प्लस।
इसको क्या कहते हैं अक्स और इसको क्या कहते हैं वाई, कहते हैं ना। तो माइनस प्लस किस घर में है देखिए जरा, माइनस प्लस यानी कि अक्स माइनस वाई प्लस किस घर में है, तृतीय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश में यह स्थित है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, जरूर है। इसी तरह से आपको पूछेगा, हो सकता है कि प्लस प्लस दे दे तो प्लस प्लस देगा तो फर्स्ट चतुर्थांश, माइनस माइनस दे देगा तो आप कहेंगे थर्ड चतुर्थांश, आप प्लस माइनस दे देगा तो आप कहेंगे फोर्थ चतुर्थांश। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आती है बारी इसका, बिंदु इतना 2, 5 में भुज का मान क्या है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जो निर्देशांक बिंदु जो लिखाता है, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु जो ये निर्देशांक, सॉरी ऐसा नहीं, निर्देशांक बिंदु जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से लिखाता है, अक्स और वाई के रूप में लिखाता है। तो आइए यहाँ पे बिंदु जो दिया गया ये आगे का है अक्स और वाई बाद वाला है। इसमें कहता है भुज कौन है। अभी हमने पढ़ा कि अक्स को भुज कहते हैं और भुज क्या होता है, अक्स अक्ष के बराबर होता है। भुज कौन होता है, अक्स अक्ष होता है। और वाई क्या है, कोटि, कोटि को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इसने पूछा कि भुज का मान क्या गया, तो इस क्वेश्चन में भुज बराबर क्या हो जाएगा, भुज बराबर क्या होगा, अक्ष को कहते हैं ना, इसका मान क्या हो गया, 2 हो गया। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि इसमें इस 2 और 5 में कोटि कौन है, कोटि, कोटि कौन है, तो कोटि का मान क्या होता, 5। क्या होता कि नहीं होता, तो कितना इजी है कि नहीं। इस चैप्टर में हमें बहुत चीज पढ़ना है। अभी फिलहाल बेसिक ही जानकारी ले रहे हैं, तो बेसिक जानने में हमको जितना भी चीज लिखना पड़े, पढ़ना पड़े, वो सब चीज पढ़ेंगे। क्या सभी को समझ में आ ही गया होगा? अगर नहीं आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट्स करें, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, हमने कंट्रैक्शन तो देख ही लिया था। इसमें लिखा है अक्ष अक्ष का समीकरण बराबर क्या आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है अक्ष अक्ष का समीकरण निम्न में से कौन है। तो अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0 होगा। वहीं पे y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो क्या होगा, अक्ष बराबर 0 हो जाएगा। याद रखें, ये निश्चित रूप से याद रखें, आ गया एग्जाम में तो आपको निश्चित रूप से 1 नंबर दिलाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक अक्ष भी 0 और y भी 0। तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0 और 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बिंदु अक्ष y का अक्ष नियामक क्या आता है। बिंदु, अगर कोई बिंदु दिया है उसमें अक्ष 1 होगा और y 1 होगा, नियामक तो होगा, अक्ष मतलब निर्देशांक तो बनेगा। बिंदु कोई है तो निर्देशांक के रूप में ही होगा। तो अक्ष y का अक्ष नियामक क्या होगा, तो जो अक्ष का वैल्यू है वही उसका अक्ष नियामक कहलाता है। ठीक है, कोई भी बिंदु रहे उसमें आपको पूछ देगा, जैसे कि मान लीजिए 5 और 4, कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, इसमें इसको क्या कहते हैं आप, अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि निर्देशांक लिखा ही जाता है किस रूप में, अक्ष y के रूप में। तो इसमें आपको कहेगा कि अक्ष का निर्देशांक माने अक्ष का नियामक क्या होगा, तो अक्ष का नियामक क्या हो जाएगा, अक्ष नियामक, अक्ष नियामक का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप कह देंगे कि 5, और यहीं पे दूसरी बात कह देगा कि y नियामक क्या होगा, नियामक क्या होगा, तो y नियामक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। निश्चित रूप से आप लोग नहीं समझे तो कमेंट्स भी करें, बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर नहीं समझ में आवे तो निश्चित रूप से कमेंट्स भी करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा लिखा है कि अक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या आता है। अगर कोई बिंदु अक्ष अक्ष पे स्थित है, तो
अक्ष अक्ष पे सिर्फ स्थित, इसने कहा कि अक्ष अक्ष पे स्थित है तो उसका निर्देशांक y तो होगा नहीं, तो y किस रूप में होगा, तो y 0 पे कटेगा और अक्ष बढ़ते चलेगा जहां तक जाए। हो सकता है अगर 1 पे जाए, 2 पे, 4, 5, 10 अनंत तक जा सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, तो आपको अक्ष का मान दिया रहेगा तो आप अक्ष के जगह पे मान लिखेंगे। लेकिन अगर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका निर्देशांक बिंदु होता है अक्ष कोमा 0 होता है, y 0 कर दिया जाता है और अक्ष के वैल्यू को रख दिया जाता है, इसलिए वहां पे लिखाया अक्ष 0। ठीक है। अगर दूसरी बात करें हम, y अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक रूप क्या आता है, तो इस बार y अक्ष का अगर पूछ दिया तो इस बार क्या होगा, अक्ष 0 हो जाएगा और y का जो भी मान होगा वह वहां पे रहेगा। इसलिए चूंकि यहाँ पे y अक्ष का बात किया तो 0, y जैसे तैसे जो मान y का होगा वो y हो जाएगा, ओके, अक्ष का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आइए नेक्स्ट कह रहा कि अक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है। अगर अक्ष अक्ष पे कोई भी बिंदु है तो उसका कोटि क्या होता है, हमेशा कोटि हमेशा 0 ही होता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, आपको पूछेगा अलग तरीका से। अक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप अक्ष कोमा 0, वहीं पे अक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि, क्या, सभी बिंदुओं का कोटि कितना, 0। देख लीजिए उसमें भी निर्देशांक के रूप में भी कोटि क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी आपको 0 दिखा दिया गया। दूसरा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। अगर y अक्ष है तो भुज, भुज माने अक्ष, भुज क्या होगा, हमेशा वह 0 होगा। देख लीजिए 7 नंबर पॉइंट, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या आता है, 0y होता है। इसलिए y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, 0 होगा। याद रखने की बातें हैं, सारे बात याद रखिए। निश्चित है कि 1, 2, 3 क्वेश्चन यहां से और जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले मिटाया बोर्ड से, वहां से कन्फर्म लिख के ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट कहता है कि किसी भी निर्देशांक बिंदु में अक्ष अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था इस चीज को, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। किसको, किसी भी निर्देशांक बिंदु में अक्ष अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ठीक है, और किसी भी निर्देशांक बिंदु में y अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारे आपके निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक नॉलेज थे जो कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए मेरा काम था कि आप लोग को इतना बता दिया जाए कि अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोग से छूटे नहीं। क्लियर, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसके मुख्य सूत्र भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी मुख्य सूत्र होगा वो सभी जानेंगे, और जब हम लोग जब क्वेश्चन बनावेंगे तो उसमें आप लोग को वही सूत्र का उपयोग कर करके सारे क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग महत्वपूर्ण फॉर्मूला जानेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी सूत्र इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। कब किस कंडीशन में कैसे तरह से यूज किया जाएगा, वो कंडीशन में आपको ये सूत्र का जरूरत पड़ेगा, तो हिसाब क्लियर हो सकता है। और नहीं अगर याद रहा ये सब चीज तो आपको कोई हिसाब इस चैप्टर में ना के बराबर बनने वाला है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला जानेंगे नहीं तब तक तो हिसाब बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस सूत्र को भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। समझ के याद करिए या आप इसको याद करके ही याद कर लीजिए, बट याद तो रखना होगा आपको ही। ठीक है, आइए सबसे पहला फॉर्मूला का बात करें हम, दूरी सूत्र बराबर। आपके ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में तो खैर हेल्पफुल है ही क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे ही हैं ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए, लेकिन ये सारे चीज अगर पढ़ ले तो आपको जो सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन या फिर 5 नंबर क्वेश्चन मिलता है वो भी इसी से हल किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें, याद कर लें, समझ लें, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको धीरे धीरे सबको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन होगा तो करेंगे।
सबसे पहला सूत्र है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब दूरी सूत्र किस कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे वो आरेख देख देख के हम दिखाते हैं आपको कि किस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक क्या है, यहाँ पे मेरा रेखा है, ये क्या है, कोई रेखा है, इसका यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से ए से लेके बी बिंदु तक की अगर दूरी पूछ देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की यह दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो आप किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि यहाँ जो लास्ट जो पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको x1 दिखता है, y1 दिखता है, और यहाँ पे आपको x2 दिखता है और y2 दिखता है। तो इसी का प्रयोग करके आप इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे और बैठा कर आप सूत्र, इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन थोड़ा सा नहीं होता क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से दिया है, तो आप भी इसी को मानिए, तो इसलिए इस चीज को ही कहा जाना है। कहने का मतलब ये हो गया कि दूरी सूत्र, दूरी जो सूत्र है ये, तो ये किस चीज को प्रयोग करने, दूरी, तो ए से लेके बी तक में कितना दूरी है वो चीज निकालने के लिए आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये सूत्र का। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि बिंदु ए इतना, x1 x2 इतना, तथा बिंदु बी इतना इतना है, तो आप इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो मतलब ए बी ज्ञात करने के लिए दे देगा। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो आप निश्चित रूप से यही सूत्र लगा के आप निकाल पाएंगे। क्या क्लियर है? चलिए, एक बात स्पष्ट। अब आता है बारी कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा? मूल बिंदु कहाँ होता है, आइए दिखाते हैं आपको। मूल बिंदु भी देखिए, सबसे पहले कंटेक्शन ग्राफिक्स वाला करेंगे हम मूल बिंदु को जानने के लिए। ये रहा, ठीक है, ये है x, ये है y, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, इसी को कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 है, x बराबर 2, y बराबर कितना 3 है, तो ये दे दिया आपको, x y का मान दे दिया, और एक बिंदु तो ये रहा ही रहा है 0 से 0 तक, चूंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 तक, तो आपको कह रहा है कि बताइए कि इसकी दूरी क्या होगा। तो दूरी कैसे निकालिएगा, तो उस सूत्र का ये प्रयोग करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये इसको मिला लीजिए और ये इसको मिला लीजिए। यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको निकालना है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का मान 2 है, तो 2 तो है ही, तो ये 2 हो गया। तो आप क्या करें, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, और ये जो रेखा खंड खींचा गया, ये जो रेखा खींचा गया, इसको भी ऐसे मिला दी। ये 3 होने के नाते से ये भी 3 हो गया, और ये 2 तो है ही। अगर यह 2 है, यह एक y, यानी कि इसको x कह रहे हैं, इसको y कह रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो ये आपका जो मान है ये आपका निकल के क्या होगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यही है मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस चीज को निकाल सकते हैं। यदि आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु को दे दे, उसका दूरी कह दे निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से कंट्रैक्शन करके, इसी प्रकार से, यह सूत्र आद है ही मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो बस √x² प्लस y²। अगर दूरी सूत्र पूछ रहा तो क्या कहेंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर बैठा दीजिए, आराम से ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है, बहुत शानदार, ये आपको 2 नंबरा या 5 नंबरा में देखने को मिल सकता है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन मतलब ही होता है अलग अलग करना, विभाजन मतलब अलग अलग करना। देखिए, इसका कंट्रैक्शन भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं विभाजन है क्या। तो यहाँ पे आपको एक कंट्रैक्शन हम दिखाना चाहेंगे कि विभाजन कैसे। ये रहा एक रेखा है ये, ठीक है,
यहाँ ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु, और कोई मान लीजिए कि एक बिंदु और है जो कि इस रेखा को पूरे तरह से क्या करती है, विभाजन कर रही है। विभाजन यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिंदु ओ नाम का है वो, तो बताइए कि ये विभाजन किस रूप में होता है, ए ओ के रूप में और बी ओ के रूप में। क्या विभाजन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बिंदु बन गया, ज्वाइंट यहाँ पे है, तो ये विभाजन हो गया। विभाजन जो हो गया तो इस और के जो होते हैं, इस विभाजन का जो वैल्यू यहाँ पे होता है फर्स्ट में, तो इसको M1 कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इस साइड वाले को M2 कहते हैं। आपको ये विभाजन सिर्फ एक पे नहीं देखने को मिलेगा, ये विभाजन आपको 2 पे भी देखने को, 3 को भी, 4 भी मिलेगा देखने को। बस सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जिसको भी विभाजन कर रहे हैं, जिसका भी निर्देशांक बिंदु आप निकाल रहे हैं, उसके बगल वाले को M1 कहिए और उसके बाद वाले को आप क्या कहेंगे, M2 कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु और ले, हम यहाँ पे एक बिंदु और लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे कि ये त्रिविभाजन कर रहा है, ये तो विभाजन कर रहा था एक, ये क्या कर रहा है, त्रिविभाजन। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ये क्या किया, क्या करेंगे, तो इसको M1 कहेंगे, इसको M2, इसको M3 कहेंगे, नहीं। अगर आपको इसका निर्देशांक निकालना है तो ये जिस भी बिंदु का आप निर्देशांक निकालेंगे इस सूत्र के हिसाब से, तो वहां आगे का मान क्या होता है, M1 होता है, और बाकी जो बच जाता है पूरा वह क्या कहलाता है, M2 कहलाता है। अगर मान लीजिए कि आप कुछ देर के लिए ये निर्देशांक निकाल रहे हैं, क्या निर्देशांक, Q निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो इसके Q के आगे का भाग, ये भाग क्या कहलावेगा, M1 कहलावेगा, और जो बच गया सो क्या कहलावेगा, M2। ये 2 भाग में बटा, ये 3 भाग में, हो सकता है 4 भाग में बटे। तो इस तरह से आपको निकालने को मिलेगा। तो उसमें आपको जिस भी बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा, तो उसमें आप सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, तो अक्ष का। तो अक्ष का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो अक्ष का मान निकालने के लिए होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है अक्ष बिंदु, इस बिंदु को निकालने का। अगर ये भी बिंदु आप निकालना चाहेंगे तो ये भी बिंदु इसी सूत्र पे निकलेगा। अगर y निर्देशांक या y बिंदु निकालेंगे तो इसका हो जाएगा M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटे M1 प्लस M2। ये आपको दोनों निर्देशांक बिंदु निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। तो विभाजन भी आपको समझ में निश्चित रूप से आया होगा। अगर 2 निर्देशांक इस तरह से आप बनाए ही होंगे क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आप बना के अपने हिसाब को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट 4 नंबर है, क्या कह रहा है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु, सिर्फ मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब वही 2 भाग में जो बट रहा, इस प्रकार की सब, मतलब जैसे कि आप आइए बताते हैं मध्य बिंदु क्या होता है, ये जानते हैं। मध्य बिंदु किसको कहते हैं ये जानिए। यहाँ पे मध्य बिंदु इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अपना दिया नहीं है कि ये मध्य बिंदु है। हो सकता है कि इसका मान 2 दे दे, इसका मान 3 दे दे, यानी कि 2-3 के रेशियो में ये दोनों विभाजित हो गया हो, ये पूरा रेखा 2-3 के रेशियो में विभाजित हुआ हो, या हो सकता है कि यह 5 यह 7 के रेशियो में विभाजित हुआ हो सकता है कि यह 4 और यह 6 के रेशियो में विभाजित हुआ हो। तो इस कंडीशन में आप ये सूत्र लगा के बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ क्या कर रहा है कि मूल मध्य बिंदु का सूत्र, अगर यहाँ पे मध्य बिंदु होता, अगर मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच, ठीक है, अगर मध्य बिंदु मतलब क्या कि मान लीजिए कि यह रेखा जो है आपको टोटल पूरा का पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, 4 है। ठीक है, टोटल कितना, 4, और 4 का मध्य बिंदु क्या होगा, 2, यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। अगर इस तरह से मध्य बिंदु बन रहा है तो अगर यह मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक अक्ष और y के रूप में होगा ही होगा। तो क्या हुआ, M1 का भी मान क्या हो गया, 2 हो गया, और इसका भी मान। अब रेशियो पे निकालेंगे, 2/2 करिएगा तो दोनों तो खत्म हो जाएगा। तो ये हमेशा किस पे कार्य करती है,
1 पे कार्य करती है। अगर कितनों भी संख्या रहे, आप अगर रेशियो में आप उसको मापिएगा तो अगर मान लीजिए 2 भाग में बट गया बराबर बराबर, अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 ही है, अगर 2 भाग में बांटिएगा तो 5 अनुपात में बांटिएगा कि नहीं बांटिएगा। अगर बांट दीजिए 5 तो इसका रेशियो 5 तो निकल गया, लेकिन ये कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसलिए आप 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह गुणनफल वही आता है, कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो उसके लिए अगर यह निर्देशांक है, यह निर्देशांक, ये 2 हटाइए इसको, तो यहाँ पे मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला है, यानी कि अक्ष और वाई के लिए। तो मध्य बिंदु के लिए तो अक्ष का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, और वाई बिंदु के लिए, वाई पॉइंट के लिए यानी कि जो वाई अक्ष है उसके लिए जो निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र के लिए। ठीक है, कब, जब ये किसी रेखा को बराबर 2 भागों में बांटती है, वहां पे लिख दिया जाएगा बराबर 2 भाग में बांटती है, तब उस जगह पे m1 और m2 का मान समान होने के कारण उसका जो रेशियो, उसका जो अनुपात है वह दोनों मतलब विभाजित बना, कट के भाग लग के कितना कितना बजाता है, केवल 1 बजाता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से हो गया। ठीक है, आइए अब यहाँ पे बारी है नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, त्रिभुज के केंद्रक अगर निकालने के लिए कह दे, त्रिभुज के केंद्र पर का अगर बिंदु निकालने के लिए कह दिया कि त्रिभुज, कभी अगर पूछ दे या क्वेश्चन ने पूछ दे कि निम्न में से कौन त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला है या सूत्र है, या कह देगा कि इस त्रिभुज के केंद्रक का मान क्या होगा, तो आपको ऐसे प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से ऐसे त्रिभुज दे दिया, इसमें ए बी सी, इसको आप x1 y1, इसको आप x2 y2 और इसको आप x3 y3। अब केंद्रक कौन होगा, यहाँ पे होगा, तो ये आइए यहाँ, ये आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो इसी केंद्रक का फॉर्मूला, ये इसी केंद्रक का फॉर्मूला लगाने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसका अक्ष निर्देशांक और वाई निर्देशांक जो उस बिंदु का निकलेगा वह आपको निकल सकेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब इसी का बात करते हैं, इसी त्रिभुज में क्षेत्रफल कह दे, पूरा का मान कह दे निकालने के लिए, क्षेत्रफल ये कितना क्षेत्र में फैला, तो आपको ये दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, सी दिया जाएगा, दोनों तीनों का निर्देशांक दिया जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे x1 2 3 सब इस प्रकार से बैठेगा, बस सिर्फ दिया रहेगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से दिया रहेगा आपको। x1 3 गो निर्देशांक दिया रहेगा, बस तीनों, एगो को पहले वाला को x1 x2 कर, x1 y1 कर लेना है, दूसरे वाला को x2 y2 कर लेना है, तीसरे वाला को x3 y3 कर लेना है। तो ये आपके इस तरह से बनाने में, ये इस पर बैठा के आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते ही हैं कि वर्ग होता है, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, तो ये हो जाती है। ये क्लियर हो गया। अगर दूसरी बात करें, एक फॉर्मूला और है, यदि बिंदु कोई है, बिंदु ए बी और ए माइनस बी के बीच की दूरी, 2 गो बिंदु दिया गया है, और तब जाके वो सूत्र न लगा कि इस कंडीशन में जब आपको दे दे तो आप फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, जब कब, जब आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बिंदु और है। तो ये भी क्लियर है। आइए 8वां नंबर बात करें, इसमें कहता है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संरेख है। चलिए संरेख के बारे में हम बात करेंगे, अभी जस्ट बात करेंगे, 2 पॉइंट और रह जा रहा, संरेख और समदूरस्थी, ये दोनों बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ये सूत्र समझ लेते हैं कि ये 3 गो निर्देशांक बिंदु दिया गया और कहता है कि वह बिंदु किस प्रकार का है, संरेख है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बन रहा है,
ये फार्मूला, ये पूरा का पूरा मान किस में आ जाता है, ये 0 में आ जाता है। क्लियर है? तो आप ये भी याद रखें, आपको क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, याद रहेगा, पढ़ा लिखा रहेंगे तो निश्चित रूप से बना पाएंगे, और नहीं तो खैर कोई बात नहीं। तो आइए हम लोग अभी बात किए हम लोग कि ये संरेख क्या होता है और एक है समदूरस्थ, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब संरेख और समदूरस्थ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो संरेख क्या है? संरेख, ठीक है। संरेख, संरेख रेखाएं क्या होती है? मान लीजिए कि कोई एक रेखाखंड है, सरल रेखा है, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक और रेखा है, इसका नाम आप कह लीजिए ओ है, ठीक है। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? ए बी कहेंगे। अब बराबर दीजिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? ओ ए कहेंगे। आप प्लस में यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? यहां से लेके यहां तक की दूरी को ये कह लिया, यहां से लेके यहां तक की दूरी को ये कह लिया, तो इसका क्या हो गया? बी ओ। यदि इसके बराबर में इस दोनों का योग हो जाए, मतलब पूरा रेखा का मापांक अगर यहां से लेके इस दोनों को मापने इस दोनों को जोड़ने के बाद इस दोनों का मान बराबर हो, तो वह क्या कहलाती है? संरेख कहलाती है। क्या कहलाती है? संरेख कहलाती है। अब बात रह गई समदूरस्थ का, तो समदूरस्थ देखिए क्या होता है। समदूरस्थ, समदूरस्थ क्या है? तो समदूरस्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई रेखा है, यहां से लेके यहां तक ए, और ये कोई क्या है? रेखा है, और यहाँ पे आपको कोई बिंदु ओ दे दिया, ठीक है। अगर ओ दे दिया तो यहां से लेके यहां तक का ओ ए का होल स्क्वायर बराबर बी ओ का होल स्क्वायर। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो आप इसको क्या कहेंगे? समदूरस्थ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? समदूरस्थ कहेंगे। बस यही था संरेख और समदूरस्थ में फर्क। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं, जितना हो सकेगा करेंगे, फिर अगले भाग में सिर्फ क्वेश्चन ही चलेगा। तो आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से समझ पाए। आप लोग निश्चित रूप से इस चीज को पढ़ें, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो पढ़ाई, तो निश्चित रूप से कमेंट्स भी करें और एक लाइक कम से कम दें, ठीक है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। आज जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा करेंगे, फिर अगले भाग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जो जो चीज मैंने पढ़ा अभी जस्ट सब चीज को हम लोग पढ़े, उसमें उसी से रिलेटिव हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर और दूसरा क्लास में भी करेंगे इसका क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा? कहता कि बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी? फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो आपने पहला सूत्र पढ़ा था। तो आइए देखें इस क्वेश्चन का हल क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेखा है जिसका नाम P और ये Q है, और इसका जो निर्देशांक है 5,7, 5,7 और इसका है कितना? 8,11। तो कहता है कि यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या होगा? तो अपना कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे जो x1 है इसको कहेंगे x1, और यहाँ पे जो है लिखा इसको कहेंगे y1। यहाँ पे जो लिखा है इसको कहेंगे x2, और ये जो 11 लिखा हुआ है 11,
ये 11 ही है, तो इसको कहेंगे y2। ठीक है, अब मान बैठा लीजिए, बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना 8 माइनस x1 का मान 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना 11 माइनस y1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर रूट अंडर। इस दोनों को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप क्या करेंगे 11 में से 7 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 25, बराबर इसका रूट तोड़िएगा तो क्या होगा, कोई ऑप्शन में है क्या 5 इकाई कहीं पे लिखा हुआ, हाँ है, ये देखिए बी नंबर ऑप्शन। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसी तरह से आप भी बनाएंगे। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिंदु 7,10 किस पाद में, कित नहीं किस, 7,10 किस पाद, हम उस समय कहे थे निर्देशांक को पाद भी बोलते हैं और निर्देशांक भी बोलते हैं, तो ये इसने कहा कि ये पाद न निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु 7,10 किस चतुर्थांश में, सॉरी किस चतुर्थांश, सॉरी यहाँ पे तो गलत लिख दिया ना, निर्देशांक नहीं कहते चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश, पाद मीन्स चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश किस चतुर्थांश में, यहां देखिए 7 क्या चीज है, पॉजिटिव है, 7 प्लस में 10 क्या प्लस में, दोनों प्लस में है, तो अब बताइए दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस किस घर में था, ये रहा कंट्रैक्शन, पहला घर प्लस प्लस, दूसरा घर माइनस प्लस, तीसरा घर माइनस माइनस, चौथा घर प्लस माइनस, तो इसको प्रथम, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब बताइए कहाँ पे प्लस प्लस है भाई, तो प्लस प्लस पहला घर में है, तो प्रथम चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। इसी में आपको पूछ देता कि बिंदु 7 और 10 में कौन भुज है, तो भुज क्या कहते हैं, अक्ष किसको कहते हैं भाई, अक्ष इसको कहते हैं, अक्ष किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, और अक्ष ही क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। और इसमें पूछ देता कोटि, कोटि किसको कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि, तो कोटि का मान क्या आता 10 हो जाता। चलिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, क्या कहता है कि अक्ष अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी, अक्ष अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, अक्ष अक्ष से, ये देखिए कंट्रैक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, अक्ष अक्ष कहाँ तक 3 है यहाँ पे, ये मूल बिंदु, और मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, अक्ष अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, अक्ष अक्ष ये रहा, इस बिंदु की दूरी कहाँ से, इतना बिंदु कहाँ से हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे है ना, तो कितना ऊंचाई है देख लीजिए, 5 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 5। अक्ष अक्ष, क्योंकि अक्ष जो है अक्ष अक्ष पे पूछता है तो अक्ष निर्देशांक का जो मूल बिंदु होता है अक्ष कोमा 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया 5, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कहता निम्नलिखित 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में इसने पूछा कि कौन बिंदु, ये जो ऑप्शन दिया गया कौन सा तृतीय में है, तृतीय होने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, क्या कोई माइनस में है, हाँ ये देखिए -4, ये आपका किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। क्लियर है, कितना इजी पीजी क्वेश्चन, पूरा इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन, बस आने के साथ हल कर दीजिए, क्या सही है। चलिए आगे, फिर 5 नंबर क्वेश्चन का था बिंदु कितना 9,3 और बिंदु 15,11 के बीच की दूरी, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में कमेंट्स करिए, जस्ट ऊपर में बनाया हूं मैंने, और आप लोग को समझाया भी, आप लोग पहले भी बनाए होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को कमेंट्स करिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता बिंदु
-12 और -18 में भुज, भुज किसको, अक्ष को, क्या -12, क्लियर है। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु 8, -6 में कोटि, कोटि किसको कहते हैं, y को, y का मान कितना -6, क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। इस तरह से आपको पढ़ाया जाए और इस तरह से इस चीज को आप मन लगा के पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथमेटिक्स एग्जाम में आप निश्चित रूप से 100 में 90 प्लस के हकदार हो जाएंगे, पक्का। लेकिन आपको जितने भी इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप सभी वीडियो को ध्यान से पढ़ें, देखें और अपने कॉपी कलम निकाल के बैठें ताकि आप भी उस चीज को कैलकुलेशन कर सकें। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम। इसका दूसरा भाग में हम लोग जितने भी इस चैप्टर में VVI क्वेश्चन होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सारे के सारे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। इसी तरह से होमवर्क मिला है, निश्चित रूप से कमेंट्स करिए हिसाब को बना के। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं कि भाई क्या सर बताए तो हमें भी आंसर मिल जाएगा, तो समझेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से बार बार यही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आपको ट्यूशन या पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से एक लाइक जरूर कर दिया करें प्लीज। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, सभी को धन्यवाद। ओके, चलिए।